आवाज़ तो क्लियर होगा तो हम लोग शुरू करते हैं। आज आज से शुरू करते हैं। लास्ट एक बार आप लोग थोड़ा बोल दीजिए, आवाज़ है यस सर, आ रहा क्लियर है है। ना? चलिए बहुत बढ़िया। तो हाँ सर। लास्ट क्लास में हाँ, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ चुके थे कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो किस मैनर पे होता है। तो मैनर वाला जो बात होता है वो आर्टिकल 55 का बात था, और उससे एक पीछे जाएंगे तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है। और मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का जो सोर्स लिया गया है वो कहाँ से है, तो वो था आयरलैंड से। ये सब हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। दो इसका दो मैनर होगा। पहला तो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, और दूसरा हो जाएगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो ये था हमारा पहला प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, और दूसरा हो जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम, वोट सिस्टम। तो ये हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके थे। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को देखना ये है कि तो हम लोग लास्ट क्लास में जो देखे थे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, तो इसमें क्या होता था पता होगा कि जो परसेंट के हिसाब से मिलता है, प्रोपोर्शनल वाला में जितना परसेंट लाया उस हिसाब से सीट मिलता है। मान लीजिए 40% लाया तो 40 सीट मिलेगा, तो उसी हिसाब से चलता था। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में क्या होता है, ये हम बात जानेंगे। अगर हम लोग देखें कि एमएलए जो होता है, एमएलए एमएलए की बात करें अगर हम लोग, इससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सेंटर लेते हैं, सेंट्रल की बात करेंगे और स्टेट की बात करेंगे। तो सेंटर में क्या होता है, लोकसभा होता है, दूसरा राज्यसभा होता है। तो लोकसभा में टोटल कितना एमपी होगा, 543 होगा, और राज्यसभा में कितना होगा, 233 होगा। ठीक है, तो ये होता है एमपी। तो कुल मिला के कितना एमपी होगा सेंट्रल में, टोटल एमपी का संख्या हो जाएगा 776 एमपी होता है। और अगर हम लोग स्टेट में बात करें तो स्टेट में लगभग कितना 4200 एमएलए है। स्टेट में एमएलए काम करता है और सेंटर में क्या काम करता है, एमपी, है ना। तो ये एक डिफरेंस है नया नया जो पॉलिटिक्स पढ़ रहे लोगों के लिए। यहाँ स्टेट में एमएलए होता है और सेंटर में एमपी होता है। तो स्टेट में 4200 लगभग पूरा स्टेट मिला के एमएलए होगा पूरा इंडिया में, और एमपी कितना होगा, 776 होगा। तो अगर हम लोग एमएलए को पकड़े तो एक एमएलए का वोट वैल्यू कितना होना चाहिए, वोट वैल्यू ऑफ वन एमएलए। अगर हम लोग वोट वैल्यू ऑफ वन एमएलए लेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है। इसमें आएगा टोटल पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हम लोग एमएलए का, एक एमएलए जो है उसका अगर हम वोट का वैल्यू जानेंगे कितना होगा, वो कितना पावरफुल है, जिसका एक फॉर्मूला होता है, बहुत रेयर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा एक एमएलए का टोटल पॉपुलेशन होगा ऑफ द स्टेट। मान लीजिए आप झारखंड का एमएलए का पावर जानना चाहते हैं, तो झारखंड में जितना पॉपुलेशन उसको लेंगे हम लोग। लेकिन ये क्या लेंगे, 1971 के सेंसस के हिसाब से लेंगे। ठीक है, जो उस समय पॉपुलेशन था उसी के हिसाब से लेंगे, और हम लोग डिवाइड करेंगे टोटल इलेक्टेड एमएलए, टोटल इलेक्टेड एमएलए इनटू 1000। तो ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है ना। अब हम लोग झारखंड को यहाँ पे कंपेयर करें, वो झारखंड में रहते हैं तो झारखंड की पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पसंद करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग झारखंड के अगर रिस्पेक्ट में देखें, झारखंड के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो झारखंड में कुल विधानसभा का सीट कितना है,
81। विधानसभा। तो झारखंड में विधानसभा का जो सीट है वो है 81, ठीक है, 81। और अगर हम लोग 1971 का सेंसस के हिसाब से अगर पॉपुलेशन ले लें तो उस समय झारखंड का कितना है, 1,42,26,269। तो ये है उस हिसाब से 1971 का सेंसस के हिसाब से। तो जब इसको हम लोग फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो लेफ्ट साइड में क्या है, वोट वैल्यू। तो वोट वैल्यू लिए, वोट वैल्यू ऑफ 1 MLA। कहाँ का, झारखंड का एमएलए का बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1,42,26,269 ऐसे करेंगे और डिवाइड करेंगे 81 इंटू 1000। इतना आप लोग करना वरना नहीं है, बस समझने का देरी है। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो आएगा 176। मतलब एक एमएलए का जो पावर है वो 176 है। और वही अगर आप दूसरा स्टेट का निकालेगा तो डिफर कर जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बोले कि झारखंड का एक एमएलए का पावर कितना है तो 176 बराबर हो जाएगा, 76 है ना। तो यहाँ से एक नोट आएगा, एक नोट लिखेंगे कि एवरी स्टेट हैज़ डिफरेंट वोट वैल्यू फॉर एमएलएज, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ ना कि हर स्टेट का जो एमएलए है उसका वोट वैल्यू अलग अलग होता है। वोट वैल्यू अब हम लोग देख लेते हैं किसका, एमपी का। वैल्यू ऑफ 1 MP वोट, है ना। तो वोट जो है एक एमपी का, अगर हम लोग देखेंगे एक एमपी को कंसिडर करते हैं इज इक्वल टू क्या होगा, जितना भी टोटल वैल्यू ऑफ, इसका फॉर्मूला होगा टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज। जितना भी एमएलएज है इंडिया में, मतलब कितना है, 4200 है। 4200 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज। जितना भी एमपीज को इलेक्ट करते हैं वो होगा कहाँ का, लोकसभा राज्यसभा का मिला के। तो ये हो जाता, फॉर्मूला बन जाता है। अगर इसका हम लोग वही कैलकुलेशन करना चालू करें तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा। पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, एमएलए का वोट्स का कुल वैल्यू हम लोग ये करेंगे कि भारत में जो है जितना भी वोट वैल्यू कितना होगा, अगर हम लोग 2022 के हिसाब से लेते हैं, 2022 के हिसाब से, तो भारत में जितना भी एमएलए है ना उसका टोटल वोट वैल्यू कितना होगा, तो ये है 10,086, 1,86,431, ये है वोट वैल्यू। और अगर दूसरा हम लोग पॉइंट में जाए तो लोकसभा में कितना सीट है, 543 है, और इलेक्टेड है ना ये वाला। और राज्यसभा में कितना होगा, 233 है, ये तो हम लोग जान रहे इलेक्टेड वाला। तो जब इसको हम लोग डिवाइड वाइड करेंगे तो डायरेक्टली याद रखना है वैल्यू ऑफ 1 MP। तो 1 MP का आएगा लगभग 1400, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सबको समझ नहीं आता है। बस इतना याद रखना है कि हर स्टेट का जो है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, एमएलए का वोट अलग अलग होता है ना, वोट वैल्यू अलग अलग होता है। लेकिन एमपी का ठीक है बराबर होगा, हर एमपी का बराबर होगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम लोग आते हैं मेन, क्या देख रहे थे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम तो समझ में आ गया था, परसेंटेज जो जितना लाएगा उस हिसाब से उसको मिल जाता है। लेकिन अब हम लोग आते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को समझते हैं। लिखेंगे सिंगल
सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ये काम कैसे करता है। तो इसमें जो होता है ना, मोर देन 50% फर्स्ट प्रेफरेंस को माना जाता है। जैसे कि लिखेंगे पहला पॉइंट, मोर देन 50% रहेगा वही को हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस मानेंगे। ऐसे कैसे होगा अभी हम लोग समझेंगे। मोर देन 15% वाला को हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस मानेंगे। और इसमें जो कंसीडर करता है कौन कौन आएगा इसमें, किसका किसका जो वोट होगा वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के जरिए होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि प्रेसिडेंट में क्या होता है, तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होगा, प्रेसिडेंट की बात करें। दूसरी अगर हम लोग आ जाए वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट में भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होगा। जितना भी एमपी है कहाँ का, राज्यसभा का, जितना भी एमपी राज्यसभा का यही काम करेगा। और एमएलसी ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है सारा क्या काम करेगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से काम करेगा। अब काम कैसे करता है वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग कुछ एक टेबल बना लेते हैं। टेबल बना लिए हम लोग और इस टेबल में क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक तरफ हम लोग लिखेंगे वोटर, एक तरफ वोटर होगा और एक तरफ हम लोग ले लेते हैं सजात को, एक तरफ ले लेते हैं सुबोध को और एक तरफ कौन है, नेहा को ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सब कैंडिडेट है। और वोटर की बात करें अगर हम लोग, तो वोटर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा, एफ होगा, ये सब वोटर है। अब ए जो है, प्रेफरेंस का बात करते हैं ना, मान लीजिए ए है, जैसे हम ए हैं, तो हम बोलेंगे मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो सुबोध को रहेगा, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस सुबोध को है। अगर हमको दूसरा प्रेफरेंस बोला जाएगा तो हम अपना दूसरा प्रेफरेंस देंगे सज्जाद को और थर्ड प्रेफरेंस हम देंगे नेहा को। ठीक है, तो ये हम प्रेफरेंस का बात करें, हम तीनों को वोट दिए, मगर प्रेफरेंस अगर हम पूछा गया नहीं, सुबोध को 1 नंबर में रखते हैं, सज्जाद को 2 और नेहा को 3 नंबर में। वैसे ही बी वाला आएगा, तो बी वाला बोलेगा नहीं हम सज्जाद को रखेंगे 1 में और सुबोध को 3 में रख देंगे, इसको मेरा 2 में रहेगा। ठीक इसी तरीके से दूसरा भी आएगा, तो सी वाला बोलेगा कि हम 1 नंबर में सुबोध को रखेंगे, 2 नंबर में जो है 1 नंबर में हम रख देते हैं इसको, 1 नंबर में रख देते हैं नेहा को और 2 नंबर में रख देंगे सुबोध को, 3 नंबर में रखेंगे सज्जाद को। ऐसे रख दिए। उसके बाद क्या होगा, डी वाला आएगा, डी वाला बोलेगा नहीं हम सुबोध को 1 नंबर में रखेंगे, सज्जाद को 2 नंबर में। ये सारा प्रेफरेंस का खेल चल रहा है, ठीक है ना, तो सब प्रेफरेंस का बात हो रहा। वैसे ही ई नंबर आएगा, ये बोलेगा नहीं हम इसको 1 में रखेंगे, इसको 3 में रखेंगे, इसको 2 में रखेंगे। एफ वाला आएगा, एफ बोलेगा कि नहीं हम इसको 1 में देंगे, इसको 2 में देंगे, इसको 3 में देंगे। अब आप लोग बताइएगा पहला प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा किसको मिला है। सुबोध को। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ रहा है सुबोध को फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है ना, सुबोध को फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है।
तो विजेता कौन होगा? सुबोध जीत जाएगा। क्यों जीता? क्योंकि इसको जो है फर्स्ट प्रेफरेंस ज़्यादा मिला है, इसलिए जीत गया। तो ये हो गया, सुबोध जीत गया ना। लेकिन यहाँ भी एक कंडीशन होता है, यहाँ भी एक कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है? मान लीजिए सुबोध को 40% वोट मिला है, तो सुबोध नहीं जीतेगा फिर। कितनों फर्स्ट प्रेफरेंस कितना भी ज़्यादा मिल जाए, अगर सुबोध को 40% वोट मिलता है तो नहीं जीतेगा, 50% से ऊपर होना चाहिए। तो हम लोग दूसरा कंडीशन लेते हैं। ये वाला समझ आया ना? नहीं आएगा तो बताइएगा। एक तरफ कौन था? सज्जाद था। दूसरा कौन था? सुबोध। और थर्ड थी नेहा। अब बात होता है फेज में, हम लोग जाएंगे ना। तो जो पहला फेज में जो वोटिंग हुआ था, यहाँ पे वोटिंग है, तो पहला फेज का जो वोटिंग हुआ, मान लेते पहला फेज लेते हैं, फर्स्ट फेज। इसमें नो रिजल्ट आएगा, मान के चलते हैं। तो पहला फेज में वोटिंग हो रहा। अब जितना भी फर्स्ट प्रेफरेंस देने वाला लोग था ना, अच्छा यहाँ पे बताइएगा, पहला प्रेफरेंस कितना मिला है बताइए, गिन के कितना बार मिला है सुबोध को? 4। 4 है। तो वैसे ही मान लेते हैं कि जो सुबोध है उसको 1000 मिला है फर्स्ट प्रेफरेंस। कितना मिला है? 1000। सज्जाद को 700 मिला है और नेहा को 800 मिला है। तो टोटल ही वोट है ना, 1000 प्लस 700 प्लस 800, कितना हो गया टोटल वोट? 2500 होगा ना टोटल वोट। वोटिंग है ना, तो टोटल वोट कितना हो गया? 800 हो गया। टोटल वोट 2500 हो गया। अब बताइए बताइए कि जो सुबोध है, सुबोध 1000 लाया, तो 1000 2500 का कितना परसेंट होता पता है? 40%। तो 40% लाया तो क्या सुबोध जीतेगा? नहीं जीतेगा। क्योंकि जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होता है वो मोर देन 50% फर्स्ट प्रेफरेंस वाला को कंसिडर करता है। तो सुबोध जो है सबसे ज़्यादा वोट ला के भी अभी नहीं जीता है। क्यों? क्योंकि इसका 40% ही था। तो ऐसा जब कंडीशन होगा तो सेकेंड फेज में वोटिंग होगा, मतलब सेकेंड फेज देखा जाएगा। वोट तो हो गया, लेकिन इसमें जो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कौन वाला लिया? फर्स्ट प्रेफरेंस वाला लिया गया, फर्स्ट प्रेफरेंस को कंसीडर किया। लेकिन सेकेंड फेज वाला में जो है ना, सेकेंड प्रेफरेंस को कंसीडर करेगा, सेकेंड प्रेफरेंस। तो पहला प्रेफरेंस वाला को तो कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पे बताइएगा कि सेकेंड प्रेफरेंस में कौन जीत रहा है? सेकेंड प्रेफरेंस किसका ज़्यादा है? 2 नंबर किसको मिला ज़्यादा? सज्जाद को मिला है ना 2 नंबर? साजिद। सज्जाद को मिला। तो ठीक वैसे ही मान लेते हैं कि सेकेंड फेज में मान लेते हैं 200 मिला है सुबोध को, सेकेंड फेज वाला 500 मिला है नेहा को, ठीक है। और मान लेते हैं 100 मिला है सज्जाद को। ये सेकेंड प्रेफरेंस वाला है। अब दोनों का ऐड करिए, तो इसको ऐड करेंगे कितना आ रहा है? 800। इसको ऐड करने में कितना आ रहा है? 1200। इसको ऐड करने में कितना आ रहा है? 1300। तो जब फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज को हम लोग ऐड करेंगे तो वो विनर हो जाएगा। कौन विनर है? 1300। तो विनर कौन हुई? नेहा विनर हो गई। सुबोध विनर क्यों नहीं हुआ ज़्यादा वोट लाने के बावजूद? क्योंकि जो टोटल वोट था, मान लीजिए 100 वोट है, 100 वोट है, तो इसको 40 से वोट पड़ा, इसको पड़ना था 50 प्लस, ठीक है। तो सेकेंड राउंड देखा गया, सेकेंड प्रेफरेंस वाला, तो इसमें कौन विजेता हुई? नेहा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। प्रेफरेंस में काम करता है। एक आदमी है सबको वोट दिया, ऐसे नहीं कि हाँ सज्जाद को हम वोट दे दिए अब सुबोध को नहीं दे सकते। सुबोध को दिए मगर हम सेकेंड प्रेफरेंस में दिए, इस टाइप वाला खेला चलता है।
समझ में आया कि फिर से समझाना पड़ेगा? क्लियर है ना? यस सर। मुझे क्लियर हो गया। अब एक है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। एक और इलेक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ये एक वोटिंग सिस्टम है। इसमें होता क्या है, इसमें किसका किसका चुनाव होता है, एमपी का चुनाव होगा और एमएलए का चुनाव होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें चुनाव में डायरेक्ट जो ज़्यादा लाया वो जीत गया, ठीक है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होगा, ज़्यादा जो ज़्यादा लाएगा वोट वो जीत जाएगा, जीतेगा। तो ये सिंपल वाला फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अब हम लोग क्या देखेंगे, प्रेसिडेंट को थोड़ा रिमूव करवाते हैं। तो प्रेसिडेंट का आर्टिकल कहाँ से शुरू होता है, 52 से। 52 में क्या था कि प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल 53 क्या कहता है, एग्जीक्यूटिव पावर है ना, एग्जीक्यूटिव पावर। आर्टिकल 54 क्या कह रहा था, इलेक्शन कह रहा था। आर्टिकल 55 क्या कहता है, मैनर ऑफ इलेक्शन कहता है। आर्टिकल 56 क्या कहेगा, टेन्योर कहेगा, ठीक है, टेन्योर एंड रिजाइन। आर्टिकल 57 तो नहीं देखते, आर्टिकल 58 क्या कहता है, क्वालिफिकेशन कहता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या देख रहे थे, आर्टिकल 58 के बाद किसी कुछ याद है, आर्टिकल 58 के बाद हम लोग क्या देखेंगे, आर्टिकल 59 देखेंगे। आर्टिकल 59 में क्या था, कंडीशन था प्रेसिडेंट का कंडीशन। ऑफिस का, है ना, ऑफिस का। उसके बाद 60 देखेंगे, 60 में ओथ आता है। फोर्थ 61 में देखेंगे इम्पीच किया जाता है, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट से रिमूव किया जाता है प्रेसिडेंट को, है ना, रिमूव करेगा। तो 61 तक देखे थे हम लोग। 61 से डायरेक्ट हम लोग 71 देखेंगे। 71 क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट वाला कंडीशन है, सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन लेगा। 71 के बाद 72 होता है पार्डन, क्षमा करेगा। 72 के समाधान। बाद हम लोग डायरेक्ट जाते हैं 127 में। 127 मतलब क्या होता, ऑर्डिनेंस पास करता था। ये सारा कल हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद 143 देखे थे। 143 में क्या है ना, प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करेगा, ठीक है, कोई भी लीगल वर्क के लिए। तो ये हम लोग देख चुके थे। इसी में अब हम लोग आते हैं क्या है, प्रेसिडेंट को रिमूव कराएंगे, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। तो अगर प्रेसिडेंट को रिमूव कराना है तो आर्टिकल कौन सा आर्टिकल में जाना होगा हम लोगों को, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रेसिडेंट रिमूव्ड बाय, कौन रिमूव करेगा प्रेसिडेंट को, किसका में ताकत है, तो पार्लियामेंट करेगा। कौन करेगा, तीनों को मिलकर रिमूव करने का, दोनों हाथ को। तो पार्लियामेंट रिमूव्ड बाय पार्लियामेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट रिमूव्ड बाय पार्लियामेंट बाय इम्पीचमेंट प्रोसेस। प्रोसेस होता है जिसका नाम है इम्पीचमेंट प्रोसेस, ठीक है। इम्पीचमेंट का मतलब होता है महाभियोग। क्या होता है, महाभियोग होता है। तो महाभियोग करके हटाया जाता है। तो ये जो है कौन से आर्टिकल में आएगा, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, सीधा सीधी कुछ नहीं करना है, आर्टिकल 61, 61।
61 आई से इम्पीचमेंट है ना। और इसका जो सोर्स लिया है ना, हटाने बटाने का काम कौन करता है, जुर्म कौन करता है, तो यूएसए करेगा। ठीक है, इसका जो सोर्स है यूएसए से लिया गया है। लेकिन अगर इसका बेस माना जाए, कौन से बेस पे हटाएगा, तो मात्र एक बेस है, बेस ऑफ रिमूवल। अगर प्रेसिडेंट को हटाना है तो उसका एक बेस होना चाहिए ना, अंदाजी तो नहीं हटा सकते। तो उसका एक बेस होगा जो कहलाता है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर प्रेसिडेंट किसी भी तरह का वायलेशन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को लेके कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के खिलाफ जाएगा, तो उसको हटाया जा सकता है। तो प्रेसिडेंट ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ना हो, तो इसके तहत इसको हटा दिया जाता है। अब इसको हटाने के लिए एक बिल लाया जाता है, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए बिल लाया जाता है, जिस बिल का नाम है इम्पीचमेंट बिल। प्रेसिडेंट को अगर हटाना है तो छोटा मोटा बात नहीं है, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए एक बिल पास करना होगा, और उस बिल का नाम है इम्पीचमेंट बिल। इम्पीचमेंट बिल जो होता है, अगर कोई लाएगा तो दो हाउस से, दोनों हाथ, एक लोकसभा एक राज्यसभा, तो कहाँ लाया जा सकता है, तो इम्पीचमेंट किसी में बिल भी। कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउसेस। ठीक है, कोई भी हाउस में लाया जा सकता है। इसका मतलब होता है एनी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि अगर लोकसभा में लाने का मन है तो लोकसभा में ले आएगा, जिसको जहाँ मन करेगा ले आएगा, कहीं भी लाया जा सकता है। तो मान लेते हैं कि ये लाया गया राज्यसभा द्वारा, है ना, मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि राज्यसभा में रखा गया। अगर इम्पीचमेंट बिल राज्यसभा के द्वारा लाया गया, राज्यसभा के मेंबर्स लोग को तकलीफ होता था तो राज्यसभा लेके आया, ठीक है। अब जैसे ही राज्यसभा में लाएगा तो राज्यसभा में होना क्या चाहिए पता है, राज्यसभा में लाया तो यहाँ पे जो टोटल मेंबर है उसका एक चौथाई, 1/4 मेजोरिटी, 1/4 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर। मान लेते 100 मेंबर है तो 1/4 मतलब होता 25, 100 का 25 होता 1/4। तो 1/4 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर, जितना भी मेंबर रहेगा उसमें 1/4 साइन करेगा। क्या करेगा, साइन करेगा। बिल लाया, बिल में साइन करेगा। राज्यसभा लाया तो राज्यसभा में साइन करेगा। अब साइन कर दिया 1/4 मेंबर, तो उसके बाद क्या होगा, 2/3 मेजोरिटी से, 2/3 मेजोरिटी, 1/3 का कितना परसेंट होता पता है, 33.33% होता है। तो अगर 2/3 लेंगे तो इसमें परसेंट में अगर हम लोग देखें कितना होगा, 66.66% होगा, मतलब 60% से ज़्यादा। ठीक है, अभी तो हम लोग 1/4 25% था, मगर 2/3 होता है 66.66%। तो इसमें साइन कितना किया, 25%, मगर यहाँ पे 66% ऑफ मेजोरिटी, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स, टोटल मेंबर्स इसको पास करेगा, सहमति देगा। ठीक है, पास करेगा। साइन करना अलग बात है, पास करना अलग बात है, तो पास कर दिया। अब जैसे ही पास करेगा तो ये राज्यसभा से जाएगा कहाँ पे, लोकसभा में जाएगा। यहाँ लोकसभा। राज्यसभा से तो पास कर दिए, अब जाएगा ये लोकसभा। तो अब जाएगा लोकसभा, जैसे ही लोकसभा जाएगा तो यहाँ पे एक हाउस बनाया जाएगा। लोकसभा में जाने के बाद एक इन्वेस्टिगेशन हाउस बनाया जाता है। इन्वेस्टिगेशन होगा, ऐसे ही थोड़ी राष्ट्रपति को हटा देगा, इन्वेस्टिगेशन हाउस बनाया जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन हाउस बनेगा, जिसमें एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनेगा, इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनेगा। और इन्वेस्टिगेशन कमेटी जो बनेगा उसका जो हेड होगा ना, वो होगा, प्रेसिडेंट के नीचे कौन होगा, सीजेआई, तो सीजेआई बनेगा। ठीक है, सीजेआई इसका हेड होगा।
लोकसभा इन्वेस्टिगेशन हाउस बना लिया, इन्वेस्टिगेटिंग कमिटी बना लिया। अब इसका काम क्या होगा, लोकसभा का जो मेंबर्स होगा वो 2/3 मेजॉरिटी में, मेजॉरिटी हो रहा मतलब कि 50% से ज़्यादा जा रहा है ना, 66%, तो मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स, जितना भी इसमें मेंबर होगा वो इसको पास करेगा, पास करेगा। ठीक है, तो ये पास करेगा तब जाके बनता है। लेकिन एक और चीज़ है, जैसे राज्यसभा इम्पीचमेंट बिल लाया, ठीक है, तो जो राज्यसभा का जो हेड होगा, राज्यसभा का हेड कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो राज्यसभा का जो हेड होगा वो क्या करेगा ना, इन्फॉर्मेशन देगा। पहले आया जैसे ऐसा ऐसा बात है, तो राज्यसभा का हेड जो होगा वो इन्फॉर्मेशन देगा, इन्फॉर्मेशन देगा। किसको इन्फॉर्मेशन देगा? प्रेसिडेंट को, विद इन, प्रेसिडेंट देगा विद इन 14 डेज। कि 14 देखिए, डेज। हाँ, विद इन 14 डेज जो है इन्फॉर्मेशन देगा। किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा। प्रेसिडेंट को देगा, 14 दिन के अंदर देगा, और इन्फॉर्मेशन देने के बाद ही काम आगे करेगा। राज्यसभा में आया तो राज्यसभा में 14 दिन से पहले क्या होगा, 14 दिन के अंदर दे देगा उसको इन्फॉर्मेशन। उसके बाद ये 1/4 से साइन करेगा, 2/3 से पास करेगा, फिर लोकसभा में जाएगा और इन्वेस्टिगेटिंग हाउस बनेगा, इन्वेस्टिगेटिंग कमिटी बनेगा जिसका हेड CGI होता है, 2/3 से पास करेगा तब जाके बिल बन जाएगा। इसका रिवर्स भी कर सकता था, मान लीजिए लोकसभा में आया तो लोकसभा 1/4 से पास करेगा, फिर राज्यसभा में जाएगा। तो ये वाला पूरा प्रोसेस चलता है। और ये जो पूरा प्रोसेस जा रहा है ना, राज्यसभा, लोकसभा, ये पूरा जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का एक नाम है क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस, क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो इतना तो याद रखना ही पड़ेगा। उम्मीद है समझ तो आया रहा होगा। गवर्नर कौन है जी झारखंड का? संतोष कुमार गंगवार। तो इसका हो जाएगा संतोष कुमार गंगवार। ठीक है, संतोष कुमार गंगवार गवर्नर ऑफ झारखंड है। इसका नियुक्ति कौन करवाया है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, कौन प्रेसिडेंट? द्रौपदी मुर्मू करवाई मिसेस है ना? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी हाँ, मुर्मू। नियुक्ति करवाया, अपॉइंटमेंट करवाया ना, नियुक्ति। संतोष कुमार गंगवार हो गया। अब हम लोग अगर अटॉर्नी जनरल की बात करें, तो वर्तमान में जो है अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकटा रमनी। कौन है? आर वेंकटा रमनी है। प्रेसिडेंट का हम लोग पावर्स देखेंगे, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सा पावर होता है वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पावर जो प्रेसिडेंट के पास होगा वो होगा एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्यपालिका शक्तियाँ। क्या बोलेंगे? कार्यपालिका शक्तियाँ, एग्जीक्यूटिव पावर्स होगा। दूसरा होगा लेजिस्लेटिव पावर, जिसको बोलेंगे विधायिका शक्तियाँ।
और थर्ड होगा फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर भी प्रेसिडेंट के पास होता है, जिसको बोलते हैं वित्तीय शक्तियाँ। चौथा ले लेते हैं हम लोग जुडिशियरी पावर। उसके बाद होगा जुडिशियरी पावर। जुडिशियरी पावर को क्या बोलेंगे? न्यायिक शक्तियाँ। उसके बाद आता है डिप्लोमेटिक पावर। पांचवा ले लेते हैं डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक पावर होता है कूटनीति। ठीक है, तो कूटनीतिक शक्तियां हो जाएगा डिप्लोमेटिक पावर। इसको हम लोग वन बाय वन देखेंगे। और प्रेसिडेंट के पास मिलिट्री पावर भी होता है। मिलिट्री पावर, प्रेसिडेंट के पास मिलिट्री पावर होगा जी। और लास्ट में देखेंगे प्रेसिडेंट का पावर जो होता है वो होता है इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर भी प्रेसिडेंट का पास होगा। इसका मतलब कि आपातकालीन पावर, मिलिट्री मतलब सैनिक शक्तियाँ। तो कितना हो गया टोटल? 3 3 6 1 7, टोटल कितना होगा? 7 पावर होगा, जो भी हम लोग देख रहे हैं। सर क्षमादान की भी शक्ति होगा ना? हाँ, वो क्या है ना, देखिए उसके अंदर आएगा। तो अभी हम लोग देख रहे हैं ऑर्डर है, क्षमा वाला भी है, अभी हम लोग उसको देखेंगे। तो ये मेनली उसके अंदर आता है। तो पहला हो गया एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशरी पावर, डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री पावर, इमरजेंसी पावर। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर में क्या करेगा प्रेसिडेंट, उसको हम लोग देखते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, इसमें क्या होता है ना, एग्जीक्यूशन कर रहा है। क्या कर रहा है? एग्जीक्यूशन। मतलब कि अभी तक तो समझ में आना चाहिए कि अपॉइंट कर रहा है, चाहे तो किसी को अपॉइंट करेगा या किसी को रिमूव कर देगा पद से। ठीक है, बाय प्रेसिडेंट, इस ये सब करेगा प्रेसिडेंट। चाहे तो अपॉइंट करेगा, चाहे तो रिमूव कर देगा, क्योंकि उस ताकत है वो प्रेसिडेंट के पास है। दूसरी, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्था बनता है उसका फॉर्मेशन का काम करेगा प्रेसिडेंट। तो ये दो तरह का एग्जीक्यूटिव पावर में काम हो रहा है। एक अपॉइंट कर रहा है, रिमूव कर रहा है, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। पुरस्कार भी देते हैं। क्या चीज बोले? पुरस्कार भी देते हैं ना? हाँ हाँ, पुरस्कार देते हैं। अब देखेंगे अपॉइंट एंड रिमूव। तो इसमें हम लोग सारा अपॉइंटमेंट और रिमूव हम लोग देख लेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लोग लेते हैं पीएम को। क्या करते हैं? पीएम को लेते हैं। तो पीएम को हम लोग लेंगे, तो पीएम को अपॉइंट कौन करेगा? पीएम को अपॉइंट कौन करेगा और पीएम को रिमूव कौन करेगा? ठीक है, तो पीएम को अपॉइंट करेगा और रिमूव करेगा कौन? बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, जब पीएम को अपॉइंट करना होता है तो प्रेसिडेंट आता है, उसको स्टेज में अपॉइंटमेंट लेटर देता है। ठीक है ना, तो प्रेसिडेंट करेगा। रिमूव भी करना हो तो पीएम से बड़ा कौन होता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कर देगा। अब हम लोग आते हैं ऑल मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। ऑल मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट में आते हैं। ठीक है, ऑल मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट मतलब जितना भी मिनिस्टर हो रहा है यूनियन गवर्नमेंट सेंटर लेवल में, तो इसका अपॉइंटमेंट, इसको अपॉइंट और इसी को रिमूव कौन करेगा? सीधी से बात है, प्रेसिडेंट करेगा। कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। मिनिस्टर्स हो जा रहा है। अब देखिएगा क्या है ना कि मिनिस्टर किसके अंदर आएगा? पीएम के अंदर आएगा ना। तो प्रेसिडेंट तो अपॉइंट और रिमूव कर रहा, मगर अपना मर्जी से नहीं करेगा। ऑन द एडवाइस ऑफ, इसको एडवाइस देगा ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। जब
प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को कि हाँ इसको अपॉइंट कर लीजिए, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा और रिमूव करेगा। तो यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस है कि ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। ठीक है। गवर्नर ऑफ, गवर्नर कहाँ का होता है? गवर्नर ऑफ स्टेट्स। अगर हम लोग गवर्नर ऑफ स्टेट्स की बात करें तो इसको भी अपॉइंट करने के लिए कौन आएगा? अभी हम लोग देखें ना, इसको अपॉइंट करने के लिए कौन आएगा और रिमूव करने के लिए कौन आएगा? सीधी सी बात है, कौन आएगा? बाई प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करेगा और रिमूव भी करेगा। लेकिन अब जो गवर्नर होता है ना, वो पीएम के, ये नहीं है कि पीएम एडवाइस करेगा। गवर्नर का खेल अलग हो जाता है, प्रेसिडेंट के लेवल का होता है, मतलब वही। तो प्रेसिडेंट क्या करेगा कि इसको अपॉइंट और रिमूव करेगा, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ सेंट्रल सेंट्रल में जो गवर्नमेंट होगा उसके तौर पे काम करेगा। ठीक है ना, उसके एडवाइस पे काम करेगा। सिर्फ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बोलेगा तो नहीं, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट बोलना चाहिए। यूटीज की अगर हम लोग बात करें, यूनियन टेरिटरीज की, तो यूनियन टेरिटरीज में क्या होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। क्या होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, और कौन सा पद होता है? एडमिनिस्ट्रेटर होता है। एडमिनिस्ट्रेटर होता है, और हो जाता है चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर हो जाता है। तो जो यूटी होता है, यूटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ गवर्नर, ये सबको रिमूव और अपॉइंट कौन करेगा? तो सबसे पहले देखते हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कहाँ कहाँ आता है। तो जैसे कि दिल्ली की बात करें, दिल्ली में, तो दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर आएगा। ठीक है। पुदुचेरी, पुदुचेरी में कौन काम करेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर काम करेगा। और अंडमान एंड निकोबार में कौन काम करेगा? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर काम करेगा। एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ कहाँ होता है? एडमिनिस्ट्रेटर, तो एडमिनिस्ट्रेटर होगा आपका दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव में, और लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में एडमिनिस्ट्रेटर होता है। चीफ कमिश्नर कहाँ पे होगा? तो चीफ कमिश्नर एक ही जगह होता है, वो होगा चंडीगढ़ में। ठीक है। तो अगर हम लोग यूटीज का हेड का बात करें, तो यूटीज का हेड ये तीनों नहीं होता है। कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा। तो यहाँ पे जो यूटीज का लेफ्टिनेंट गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर ये है, इसको अपॉइंट एंड रिमूव कौन करेगा? बाय प्रेसिडेंट। बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। क्योंकि यूटीज में गवर्नर नहीं होता है। ठीक है, गवर्नर की जगह में लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, एडमिन गवर्नर नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेटर होगा, चीफ कमिश्नर होगा। तो ये सब पोस्ट में तैनात होता है। और यूटीज का हेड कौन होगा, यहाँ पे नोट करके लिखेंगे। यूटी जो होता है, यूटी का हेड कौन होगा? तो यूटीज का हेड प्रेसिडेंट होगा। यूटीज का हेड प्रेसिडेंट होगा। अटॉर्नी जनरल की बात करेंगे हम लोग। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कौन करेगा?
क्या लगता है कौन करेगा? रिमूव कौन करेगा? तो अटॉर्नी जनरल जो है बड़ा पोस्ट है, इसको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट और रिमूव भी करेगा प्रेसिडेंट। ठीक है, किसके एडवाइस पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइस में अपॉइंट और रिमूव करेगा। और जैसे कि अभी हम लोग देखे अटॉर्नी जनरल अभी लेटेस्ट में कौन है? आर वेंकटा रमणी है ना। आर वेंकटा रमणी जो है अभी का तत्कालीन अटॉर्नी जनरल है। कब इन्होंने अपना पद ग्रहण किया था? 1 अक्टूबर 2022 से अभी तक है ना। इसको अपॉइंट कौन किया था? तो द्रौपदी मुर्मू की है ना, प्रेसिडेंट है वही की है। उसके बाद हम लोग आते हैं कैग। कैग की बात करें यानी कि कंट्रोलर, COMP होता है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ऑडिट करने का काम आ रहा, ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होगा। तो यहाँ पे जो है इसको अपॉइंट कौन करेगा? तीन चीज को हम लोग साथ में ले लेते हैं, एक CAG ले लेते हैं, दूसरा CEC ले लेते हैं। CEC मतलब हो गया चीफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, और थर्ड ले लेते हैं ऑल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो यहाँ हम लोग तीन कैटेगरी में लिए हैं, तीन चीज़ों को लिए हैं। पहला हो जाता है CAG, दूसरा CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और जितना भी जज है सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का। इसको एक साथ इसलिए लिए हैं कि यहाँ पे जो खेल होगा कि तीनों का अपॉइंट कौन करेगा? तो तीनों का अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट। और तीनों को रिमूव कौन करेगा? तो करेगा प्रेसिडेंट। ठीक है, तीनों को रिमूव भी कर रहा है प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे खास एक चीज़ है, खास एक बात है जो सबसे अलग बनाता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, प्रेसिडेंट रिमूव भी कर रहा है, लेकिन ऑन एडवाइस ऑफ पार्लियामेंट। बस यहीं से क्वेश्चन गिरेगा, मतलब देखा जाता है ना, क्वेश्चन आता है। तो ये तीन जो हो गया ना, कैग हो गया, CEC हो गया और सारा जज हो गया, इसको अपॉइंट एंड रिमूव बेशक प्रेसिडेंट कर रहा है, लेकिन एडवाइस करने वाला कौन है? ऑन द एडवाइस ऑफ पार्लियामेंट। अब हम लोग आते हैं UPSC, JPSC, CIC, CVC और NHRC। JPSC का फुल फॉर्म क्या होगा? JPSC का फुल फॉर्म क्या होगा बताइएगा। JPSC का फुल फॉर्म नहीं जानते आप लोग? झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। हाँ, मगर यहाँ पे होगा जॉइंट, ये झारखंड वाला नहीं है ना। यहाँ पे JPSC का फुल फॉर्म होगा जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, और CIC मतलब हो जाएगा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। CBC का मतलब हो जाएगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। और NHRC का मतलब तो सबको पता ही है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, तो ये चार आते हैं, और इन चारों का काम क्या होगा? तो ये सारा क्या है? कमीशन है ना। तो इस कमीशन में क्या होगा? इसका मेंबर होगा, चेयरमैन होगा।
तो इसमें होता है चेयरमैन। अब जैसे जेपीएससी का चेयरमैन, चेयरमैन भागा पड़ा यूपीएससी का चेयरमैन, ऐसे हो रहा ना। तो चेयरमैन होगा और उसका मेंबर होगा, ठीक है। तो जो चेयरमैन होता है और उसका मेंबर होता है, इसका अपॉइंटमेंट होगा। इसको जो अपॉइंट करेगा, तो अपॉइंट कौन करेगा? अपॉइंट करेगा सीधा सीधी प्रेसिडेंट करेगा ना, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। और इसको जो रिमूव करेगा, वो भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। रिमूव भी करेगा प्रेसिडेंट। मगर यहाँ पर भी एक डिफरेंस है। यहाँ पे जो एडवाइस करने वाला है ना, ऑन द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट एडवाइस करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस पर देखिए क्या, यूपीएससी सुप्रीम कोर्ट, जेपीएससी सुप्रीम कोर्ट, सीसीसी तो सारा सुप्रीम कोर्ट, ऐसे हम लोग याद रखेंगे ना। तो जो यूपीएससी, जेपीएससी, सीआईसी, सीबीसी, एनएचआरसी सबको रिमूव अपॉइंट प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन एडवाइस करने वाला संस्था कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। तो बात समझ आया? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, नहीं आवाज आ रहा? समझ आ रहा ना आप लोग को? सब सुस्त बैठे हुए हैं, कुछ तो बात है। नहीं समझ आ रहा तो बता सकते हैं। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर रखें। अच्छा, जैसे ही प्रेसिडेंट वगैरह हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे, वैसे ही हम आप लोगों को मेंस का नोट्स देंगे, ठीक है ना। मेंस मटेरियल देंगे, फिर उसको आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग उसी का आंसर राइटिंग भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग चलेंगे। तो रखा जाए। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। लग रहा है कि सब आप लोग जो है ना थैंक यू सर।